आवाज जा रहा है आप लोग को? ठीक, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेली वाइज टेस्ट जो हो रहा है हमारा 70 बीपीएससी को लेकर, उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो टेस्ट था वो पॉलिटी का था, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास से लेकर पूरा मौलिक कर्तव्य तक का प्रश्न पूछे हैं। 22 प्रश्न है आज, और 22 प्रश्नों में जो सबसे ज्यादा अंक अर्जित किया गया है वो है 18.33 अंक। तो आपको अगर इससे ज्यादा आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो भी बताइएगा। और अगर आप इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे या नीचे दिया हुआ जो नंबर है उस पर। आपको इसके रिगार्डिंग विशेष जो भी इंक्वायरी चाहिए होगा वो इस पर मिल जाएगा। एक नंबर और नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं लगा या इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो है 9334710148। अगर आप डेली टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं और हम लोग वीकली आपको एक रूटीन प्रोवाइड करते हैं और उस रूटीन के आधार पर आपका टेस्ट होता है, आपका सेक्शन डिसाइड होता है कि किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं, और उसके आधार पर आप पढ़ के रखते हैं। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी आ सकते हैं, यानी डेली टेस्ट और वीकेंड टेस्ट कोई भी दे सकता है। अगर आप पटना में रहते हैं कहीं भी तब भी आप डेली आके दे सकते हैं, नहीं रहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिगार्डिंग आपको इस नंबर या इस नंबर पे आपको विशेष जानकारी मिल जाएगा। तो आते हैं आज के टेस्ट डिस्कशन पर और टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कई सारे लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्या आंसर होगा, कैसे आंसर होगा, उसको आप देखिएगा और बताते चलिएगा। ठीक, मैं भी यहाँ पर आपका यह चैट बॉक्स खोले हुए हूँ, तो आप मुझे भी चैट करते रहेगा, बाकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा। भारत में, अब कथन एक है कि भारत में नागरिकता संबंधी संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तो क्या नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कहता है 1955 के नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या भारत के क्षेत्र का एकीकरण को परिभाषित करता है। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, और इसी रिगार्डिंग आपका नीचे उत्तर दिया हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे। आपको कथन एक या कथन दो में से कौन सही लग रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, कथन एक का विश्लेषण करते हैं। पहले नागरिकता संबंधी जब प्रावधान की चर्चा हम लोग करेंगे तो आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किया गया है, भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है। और जब नागरिकता संबंधी बातों की आप चर्चा करते हैं तो नागरिकता अधिनियम 1955 का चर्चा होता ही होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको शायद पता होंगी, अब बताते चलिएगा अगर कुछ आपको आइडिया लगे तो। ठीक है, हाँ, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ है, एकल नागरिकता की बात होती है। तो इस आधार पर पहला कथन क्या सही है कि भारत में नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत की तो बात कहीं की नहीं गई है, तो ये तो डॉट में चल रहा है। सेकंड, 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों के बारे में चर्चा करता था। कौन सही नहीं है? सही नहीं है, तो पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका डी नंबर। ठीक, तो कहता है भारत में नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है। सॉरी, हाँ, तो संघ सूची में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है कि संघ सूची में सूचीबद्ध है, ये सही है। और ये भी सही है कि 1955 का नागरिकता अधिनियम जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण भारत के क्षेत्र में एकीकरण को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है इसके अनुसार, तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कहता
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 23 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खादान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 23 ये कहता है या नहीं कहता है, आपको ये करना है। 24 आर्टिकल कहता है कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें बलात्कार, श्रम, गुलामी अथवा शोषण के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी भी शामिल है। तो आपको कौन सा कथन है जो सही लग रहा है, क्वेश्चन एक पूछ रहा है। कथन एक या कथन दो? कथन एक और कथन दो, दोनों को पढ़िए। तो आप अगर आर्टिकल 23 और 24 को जानते होंगे, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है यह, मौलिक अधिकार है यह, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने की बात 23 नहीं कहता है, बल्कि 24 कहता है। और जो आर्टिकल 24 है वो यहां पर होगा, यानी इंटरचेंज बस कर दिया गया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आर्टिकल 24 यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में खतरनाक जगह पर काम करने नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी का प्रतिबंध लगाता है, जिसमें बलात्कार, श्रम, गुलामी और शोषण के विरुद्ध, जो शोषण के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी को भी शामिल किया गया है। तो बस इंटरचेंज किया गया है। तो कौन सही नहीं है? तो ए भी सही नहीं है और ए भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर इस अनुसार से हो जाएगा, आंसर डी, नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा ने किसका विकास किया है? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बताइएगा मैग्ना कार्टा, जिसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है, 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, या जिसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है, चार्टर के नाम से भी जाना जाता है, 1215 में इंग्लैंड में लाया गया। इस चार्टर में क्या कहा गया पता है? इस चार्टर में कहा गया कि अब राजा और रानी को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होगा और वो कानून से ऊपर नहीं होगा, और इसी से वहां संवैधानिक विकास की प्रक्रिया इंग्लैंड में शुरू हो जाता है। तो इसी को ए ऑप्शन में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसी को ए में प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता भारत के संविधान द्वारा केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना इंगित करता है। रेसिडुअल पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत एक संघीय राज्य की व्यवस्था होगा, कि भारत ना तो संघीय और ना ही एकात्मक होगा, अब भारत अर्धसंघीय होगा। भारतीय राजनीति का एकात्मक चरित्र बताता है। क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्ति दे दिया गया। अच्छा, अवशिष्ट शक्ति मतलब हो गया कि ना संघ सूची में है, ना राष्ट्र सूची में है, ना समवर्ती सूची में। ठीक है, और वो शक्तियां किसमें निहित है? केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है। तो ना एक भारत का संघीय राज्य व्यवस्था दिखाता है। क्या ये संघीय व्यवस्था है कि हम सेंटर को ज्यादा पावर दे रहे हैं? ठीक है, जबकि संघीय व्यवस्था यह कहता है, फेडरल सिस्टम ये कहता है कि सेंटर और स्टेट मिलकर समन्वयकारी तरीके से शासन करेगा, है ना। कहता है ना तो भारत का संघीय और ना ही एकात्मक, यानी अर्धसंघीय स्वरूप दिखा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? भारत का अर्धसंघीय है, ये भी नहीं है। हाँ, जब हम किसी को ज्यादा शक्ति देते हैं, इसका मतलब यह हो रहा है कि भारतीय राजनीति एकात्मक चरित्र की ओर प्रदर्शित कर रहा है। एकात्मक चरित्र मतलब होता है एक को हम लोग ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एकात्मक प्रवृत्ति मतलब होता है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन जो है वो किस तरफ है? तो केंद्र की तरफ है। तो ये बता रहा है जब अवशिष्ट शक्तियों को हम लोग केंद्र सरकार को सौंपते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दुनिया में 2 ही सिस्टम वर्क कर रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्क कर रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदाहरण देखिएगा तो भारत का सरजमी दिखाई देगा, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अच्छा उदाहरण देखिएगा तो आपको यूएसए दिखाई देगा, है ना। तो कहते हैं निम्नलिखित में कौन संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच अंतर का आधार है? Which of the following is the basis
ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, राष्ट्रपति और राज्य प्रमुख के चुनाव की पद्धति, कानून बनाने की विधायी सर्वोच्चता या विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखाई देता है वो यहां पर पूछा है। आंसर क्या होगा ये बताइएगा, आंसर क्या होगा ये बताइएगा। देखिए मूलतः जो खेल चलता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी शासन प्रणाली में, वो चलता है सेपरेशन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर का। और हम लोग जानते हैं सरकार 3 स्तर पर काम करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो आप एक बात देखिएगा कि भारत जैसे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका जो है नियम बनाता भी है और उसको लागू करवाने का भी सर्वोच्च सत्ता इन्हीं के पास होता है, क्योंकि मंत्री यही होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड यही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो सचिव होता है। तो इस रूप में आप इस क्वेश्चन में जाइएगा तो आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। आप आंसर बताना चाहे तो बताते चल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है उदार लोकतंत्र की परिभाषित करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन है। जो उदार लोकतंत्र को परिभाषित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। औपचारिक, आमतौर पर कानूनी नियमों पर आधारित संवैधानिक सरकार को हम लोग उदार लोकतंत्र कहेंगे, या नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने वाले सरकार को उदार लोकतंत्र कहेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी कहेंगे, या यह संभावित असीमित शक्ति के साथ राजनीतिक अधिकार का निवेश करता है। तो नीचे दिए गए कूट को आपको मिलाना है कि ए 2 3 में से आपको कौन सही लग रहा है। उदार लोकतंत्र के बारे में बात किया जा रहा है, यानी लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप जब पाश्चात्य यानी पश्चिमी जगत को देखिएगा, यानी यूरोप को देखिएगा, अमेरिका को देखिएगा, तो लिबरल डेमोक्रेसी वहां पहले से काम कर रहा है और वहां औपचारिक, आमतौर पर कानूनी नियमों पर आधारित संवैधानिक सरकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसी पद्धति को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यह नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। तो है ही ना, मानवाधिकार के पुरोहित हैं वो लोग, कौन, पश्चिमी जगत। इसलिए जब इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है तब भी मानवाधिकार की बात करते हैं वो लोग यूक्रेन रशिया संकट में ही बात करते हैं, वो ईरान वाले मुद्दे में भी बात करते हैं, वो आतंकवादी घटनाओं के मुद्दे में बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। यह संभावित असीमित शक्ति के साथ राजनीतिक अधिकार का निवेश करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर देखिए बहुत ज्यादा है, खास करके आप इंग्लैंड जैसे देश के साथ देखिएगा तो ये तो आपको सबसे पावरफुल कंट्री दिखाई देगा, लेजिस्लेटिव पावर सबसे ज्यादा है वहां। हालांकि अन्य देशों जैसे भारत हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्थापित किया गया है। इन तीनों ही कथनों के आलोक में आप 1 2 और 3 यानी 1 2 और 3 तीनों कथनों को सही करिएगा। ये तीनों कथन सही है, ठीक है। तो कह रहे निम्नलिखित में कौन सा बहुशासन की केंद्रीय विशेषता नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने पर ध्यान देंगे तो हमारा आंसर सही होगा। क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल फीचर ऑफ द मल्टीपल गवर्नेंस। कौन नहीं है, बहुशासन की केंद्रीय विशेषता कौन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, कहता है सरकार निर्वाचित अधिकारियों के हाथों में होता है। तो बहुशासन पद्धति में जैसे भारत जैसे देश की बात कर लें, यह बहुशासन केंद्रीय विशेषता में आपको दिखा देता है। कई सारे लोग हैं जो शासन कर रहे हैं। तो सरकार निर्वाचित अधिकारी का हाथ होता है, बिल्कुल। निर्वाचित अधिकारी मतलब यह हुआ कि जो आप एमपी की बात कर रहे हैं, एमएलए की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कार्यालय चला, तो कहता केंद्रीय विशेषता कौन नहीं है, तो ये केंद्रीय विशेषता आपको नजर आएगा। कार्यालय चलाने का अधिकार प्रतिबंधित है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, द राइट ऑफ होल्ड ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कभी आपने सुना है कि कोई विधायक को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि भाई आप ऑफिस
का कामकाज नहीं देख सकते हो, जबकि एग्जीक्यूटिव हेड तो वही होता है। तो ये तो केंद्रीय विशेषता है या नहीं है? तो ये विशेषता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी आगे आप ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए बहुशासन की केंद्रीय विशेषता नहीं है। तो देखिए कार्यालय चलाने का, ऑफिस तो उनको चलाने का अधिकार होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन देखने ही आपको गलत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 42वें संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी का संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्या 1976 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? यानी वो अभी भी संघ सूची का हिस्सा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एडेड टू द concurrent list of the Constitution of India under the provision of the 42nd Amendment Act 1976। तो कौन सा आंसर होगा ये बताइएगा। ऐसे मुझे पता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कई सारे प्रावधान हैं जो इसके तहत जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें से कौन है जो समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि रेलवे। और रेलवे तो अभी तक आप देखते हैं सेंट्रल लिस्ट में है, यानी संघ सूची में है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन का ऊपर ही आ गया है, गलती से देख लीजिए। कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, तो क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव में? 9 नंबर प्रस्तावना के संदर्भ, प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव में। निम्नलिखित से कौन सा शब्द है? यानी पूछ रहा है जो आपका प्रस्तावना, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ऑप्शन स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन आपको सही लग रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः प्रस्तावना बन गया। अगर आप छोटा सा भी आइडिया अगर होगा तो प्रस्तावना के बारे में ये जानकारी तो आप रखते ही होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो आपको सत्य ही लग रहा होगा। ठीक है, प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल। तीसरा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया, अभी मैंने बता दिया, तो ये भी सही। प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल है, तो फंडामेंटल राइट्स कहां दिया गया है? द preamble contains the fundamental rights to the citizen of India। तो मौलिक अधिकार तो प्रस्तावना नहीं देता है, लेकिन अगर ये यहीं पर ये शब्द रहता कि मौलिक अधिकार के भाव को प्रदर्शित करता है तो सही हो सकता था, लेकिन मौलिक अधिकार तो नहीं देता है। तो हमारा ए बी सी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिला लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कुछ अच्छा करना रहता है कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। आधा घंटा लेट हो गया, कारण सिंपल सा था, लैपटॉप रखा गया, कैमरा रखा गया, लेकिन कैमरा का चार्जर ऑफिस में छूट गया। अब बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया है? 9वीं अनुसूची किस संदर्भ में जोड़ा गया है? तीसरे संविधान संशोधन, चौथा, पहला या छठा? The 9th schedule of the Constitution of India was added by 3rd, 4th, 1st या 6th? बताइएगा, मुझे लगता है आप सबको पता होगा। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंध रखता है, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंध रखता है, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप बताइएगा। 9वीं अनुसूची वाले भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कानून भी केंद्र सरकार ने बनाया जिसमें कुछ लिस्ट रख दिया गया 9वीं अनुसूची के तहत। यहाँ बोला गया कि भैया इस पर न्यायालय कुछ भी बात नहीं कर सकता। लगभग 284 कानून है जिस पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो 9वीं अनुसूची में। तो आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बोले पहला, बिल्कुल पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन मुस्तफा कामल के द्वारा। अगला कहता है, ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप आंख बंद करते हैं इसको बना दिए। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप आंसर दे दिए होंगे, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। देखिए 1985 के आसपास आया राम गया राम का थ्योरी बड़ा वायरल हुआ। आज इसमें है, कल उसमें है, कल उसमें है, परसों उसमें है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
52वां संविधान संशोधन लाया गया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, संविधान संशोधन लाया गया और दल बदल विरोधी कानून को पास किया गया, दल बदल विरोधी कानून को पास किया गया। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब तो 1985 में 1985 में 1985 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला ये डेली टेस्ट का हिस्सा है और अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कहता है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश दिया। It has been ordered to separate the judiciary from the executive in the public service of the state। कौन सा आंसर होगा ये बताइएगा, ए बी सी डी। और जब आप इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बच्चे भी कंफ्यूज है, कह रहे हैं सर ये कहाँ से दिए हैं, कैसे दिए हैं, कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, कहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में प्रावधान 1948 में पेश किया गया, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार किया और इसको आर्टिकल 50 के तहत इसको शामिल किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश कहां दिया गया है, तो आर्टिकल 50 में 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिया गया है। तो इसको अगर आप नहीं जानते होंगे तो नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं। ठीक है, पीएसपी के बारे में पहले ही चर्चा की, 36 से 51 पर यह चर्चा करता है। 51 ए जो है वो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता है और हम लोग इसमें से कई सारा क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कौन सही नहीं है। अब सही नहीं है तो हमको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज होना चाहिए, तो क्या टेलीफोन टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है जबकि कानून द्वारा अनुमति ना दी जाए। तो क्या ये सही है या सही नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। क्या ये सही है, आप बताते जाइएगा। ठीक है, कहता है कौन सही नहीं है, आपको इसमें क्या चाहता है, कौन सही नहीं है। तीसरा है, बिना उचित आधार के हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ। क्या ये सही नहीं है। और अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खदानों में किसी अन्य खतरनाक कामों में करने से रोक लगाता है। तो भाई आंसर तो आप तुरंत पहुंच गए होंगे, तुरंत इसलिए पहुंच गए होंगे क्योंकि आपने ऑप्शन देखा होगा, ऑप्शन में कुछ क्लिक किया होगा दिमाग में। क्या क्लिक किया, तो क्लिक ये किया कि यहाँ आर्टिकल 23 क्या कह रहा है। अभी हम लोग चर्चा किए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 बात करता है ना। अच्छा, इसी को आप समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन तीनों ही टर्म में देखेंगे 14 से 18, 19 से 22 और 23-24 परिप्रेक्ष्य में बात होता है। तो यहाँ कह रहा है बिना किसी उचित आधार के हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत। अच्छा, 23 बात करता है शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता की बात होगा तो 19 से 22 के बीच प्रावधान होगा। तो यह स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स हो जाता है ना, यह स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी याद है आपको, मौलिक अधिकारों के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये आप उत्तर दे पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, तो आंख बंद करके संसद के पास है। आर्टिकल 11 किसके पास शक्ति है, संसद, पार्लियामेंट के पास पावर है। और इसलिए आप CAA कानून को भी देख रहे होंगे जिनमें 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता के संबंध में बात किया गया। ठीक है,
चलिए आते हैं अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल है? अब देखिए, हमने अभी इसको चर्चा कर लिया कि आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, तो इस पर तो कोई डॉटे नहीं होना चाहिए, डॉटे हैं। दूसरा, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 43A बात करता है, तो इसके संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं। तथा समान न्याय के लिए, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह की बात होती है, तो वहां आर्टिकल 39A बात करता है, 39A बात करता है, जिसके अंतर्गत नालसा का भी गठन किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन शामिल है, तो 1 2 3 तीनों शामिल होंगे, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए, जब कोई न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देता है, निर्देश देता है, यदि उसके गैर निष्पादन से याचिकाकर्ता को चोट लगती है, तो यह निम्नलिखित में किस रीट में शामिल होगा? तो आपको पता होगा और आप भली भांति जानते होंगे, आर्टिकल 32, जिसको संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, 5 रीटों का प्रयोग किया गया है। 5 रीटों में पहला है सर्टिओररी, जिसको उत्प्रेषण कहते हैं, इसलिए आपको इसका इंग्लिश ही पता होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को पेश किया जाए। उत्प्रेषण, जो न्यायपालिका के परिप्रेक्ष्य में, आप देख लीजिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायपालिका के संदर्भ में रीट जारी होता है। वहीं परमादेश और कियो बरांटो, यानी अधिकार परीक्षा, ये दोनों लोक सेवकों के परिप्रेक्ष्य में शामिल होता है, लोक सेवकों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यह कह रहा सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने के बारे में बात करेगा, तो परमादेश के तहत करेगा, परमादेश के अंतर्गत ये बात होगा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार करें। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का बात करता है, तो क्या 10 है? स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक रूप से 10 कर्तव्यों की बात की गई, लेकिन बाद में इसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो संख्या हो गया 11। तो कहता है कौन सा कथन सही है? तो भैया एक कथन तो सही नहीं हमको दिख रहा है, पहला कथन तो हमको सही नहीं दिख रहा है कि 10 ही मौलिक अधिकार होगा, 10 नहीं बल्कि 11 मौलिक अधिकार होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, 11 मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, दूसरा कहता है भारत का संविधान अनुच्छेद 51A में निहित मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान करता। बिल्कुल नहीं, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा डीपीएसपी के समान है, डीपीएसपी के समान है, जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। समय पर नागरिकों, सभी नागरिकों से यह कहा गया है कि भैया आपको अगर अधिकार का उपभोग करना है तो कर्तव्यों का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो राज्य नीति ने बिल्कुल गलत, उल्टा कर दिया, इन्होंने उल्टा कर दिया बस। तो ये क्वेश्चन जब उल्टा हुआ है तो आंसर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो नीदर 1 नॉर 2, मतलब ना 1 ना 2 ना A ना B, यानी दोनों में से कोई नहीं, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा? आप इसमें से कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे मानव अधिकार जो है उल्लंघन हो जाएगा? अब मानव अधिकार है राज्य ऐसा, आर्टिकल 19 आप याद करेंगे, क्या राज्य ऐसा कर सकता है? ठीक है, राज्य बलों ने उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी वारंट जारी किया, क्या राज्य ऐसा कर सकता है? ठीक है, कहता है निम्नलिखित कौन सा कार्य मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा? ठीक है, तीसरा कहता है नागरिक क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोहियों के साथ उलझने वाले राज्य बलों के परिणाम स्वरूप नागरिकों की जान चली गई है, नागरिक का जान चला गया है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन कौन कौन करेगा? मानव अधिकारों का उल्लंघन कौन कौन करेगा? तो कहते हैं पहला तो मानव अधिकारों का उल्लंघन यही करेगा, शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, तो पहला तो ये हो गया भैया। राज्य बलों ने उग्रवाद, देखिए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो वहां राज्य बलों द्वारा ये काम किया जा सकता है, तलाशी लिया जाता है। जम्मू कश्मीर उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है।
नागरिक क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के साथ उलझने पर नागरिकों की जान गई है, ये तो किसी रूप में स्वीकार नहीं होगा। तो पहला और तीसरा, किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं चर्चा करवाते जा रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको डाउट है तो पूछिएगा। क्वेश्चन 6 पे डाउट है, चलिए ठीक है, इसमें डाउट नहीं ना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, टीम में कर देंगे, जब क्वेश्चन पूरा चर्चा करने दीजिए, कौन कौन डाउट है वो बताइएगा, उसको लास्ट में डिस्कस कर देंगे, लास्ट में, ठीक है। 20 मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से, तो कहता है 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहता है कि कौन सा सही है, तो संविधान में किसी भी कर्तव्य के प्रत्यक्ष प्रवर्तन में कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन के साथ कोई टेंशन नहीं है। कहता है एक नागरिक के लिए कर्तव्य अनिवार्य है, अनिवार्य है, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कहता है ड्यूटीज आर मैंडेटरी, तो आप पालन नहीं करेंगे तो सजा दिया जा सकता है, कैसा दिखता है आपको, नहीं दिखता है। और राज्य से हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, तो राज्य को हासिल नहीं करना, इसको नागरिक को हासिल करना है, ठीक है। तो आपका ना दूसरा सही है ना तीसरा सही है, पहला सही है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है जबकि मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं बनाते हैं, बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार आपको दिया ही गया है ताकि राज्य के खिलाफ आपकी रक्षा की जा सके, सिंपल बात है। निर्देशक सिद्धांत कुछ चीजों को करने और अपने कार्यों से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दें कि उपकरणों की प्रकृति है, बिल्कुल सही। क्या है या नहीं है आपको बताना, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों को कानूनों द्वारा लागू करने की आवश्यकता होती है, तो क्या कहा, और जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की निर्धारित नीति को लागू करने वाला कोई कानून नहीं है, ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति किसी मौजूदा कानून या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। और तीसरा, निर्देशक सिद्धांत अदालतों में लागू करने योग्य है और व्यक्ति के पक्ष में न्याय संगत अधिकार पैदा करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ये तो आप जान रहे हैं, सही कथन सुनना है तो अदालत में लागू करने योग्य है, ये तो कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये गैर परिवर्तनीय है, गैर न्यायिक है, तो आप अदालत जा ही नहीं सकते। तो सी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो आपका ए और बी, आप देखिए आपका ऑप्शन देखिए, केवल बी है तो केवल बी नहीं, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ए और बी होगा, यानी सी आंसर होगा, हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। अब कौन है जो मौलिक अधिकारों की बात नहीं करता है। 6 से 14 वर्ष के आगे सभी बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, 21A है। मानव तस्करी जबरदस्त बिल्कुल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार एवं मादक पेय पदार्थ कहां से आ गया मौलिक अधिकार में, किसमें है, डीपीएसपी में, ठीक है। लोगों के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसमें है, डीपीएसपी में। तो कहता है कौन सही होगा, तो पहला और दूसरा। कौन संबंधित नहीं, मौलिक, तो कौन आंसर होगा, सी और डी संबंधित नहीं है, तो सी और डी आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन आपकी तरफ से एक आया है कि 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाए। चलिए फिर से आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कहता है उदार लोकतंत्र के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी। इसको इस बात समझिए कि ऐसा डेमोक्रेसी जो आपके अनुसार चलता है, लोचशील थोड़ा है और आपके लिए काम करता है, इसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। कहता है क्या यह लिबरल डेमोक्रेसी औपचारिक नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल, औपचारिक नहीं होता यानी नियमों से नहीं बंधा होता, बिल्कुल नियम से बंधा होता है। आमतौर पर कानूनी होता, बिल्कुल आपको कोई भी आवश्यकता उसकी पूर्ति बाय लॉ ही करता है, ठीक है। और नियमों के संवैधानिक सरकार है, बिल्कुल यह संविधान के अनुसार चलता है। तो उदार लोकतंत्र में ये तीनों गुण तो समाहित है ना, ये तीनों गुण समाहित हैं, ठीक। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार इसका विशेषता आपको दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल आपको मौलिक अधिकार दिखाई दे रहा है। उदार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार होगा, लेकिन क्या राजतंत्र में मौलिक अधिकार होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बी तो सही है, दूसरा भी सही है। यह संभावित असीमित शक्ति के साथ, अब देखिए इस बात को लेकर कंट्राडिक्शन हो सकता है और मैं इससे एग्री करता हूं आपको। ये जो शब्द दिया है असीमित शक्ति, तो बिल्कुल पार्लियामेंट के पास असीमित शक्ति है। मैंने आपको यूके का उदाहरण दिया, ब्रिटेन का उदाहरण दिया मैंने,
भारत के पार्लियामेंट के पास ये असीमित शक्ति है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। तो ये शब्द को सही माना जा सकता है एक समय के लिए। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? इस शब्द को सही माना जा सकता है एक समय के लिए, ठीक है। तो कहता है असीमित शक्ति के साथ राजनीतिक अधिकार में निवेश करता है। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं आम चुनाव हो रहा है, राजनीतिक अधिकार के लिए हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि एक पार्टी हो वो आपको रिप्रेजेंट करे, और ये लिबरल डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है। तो इसमें आपको गलत कहां लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। गलत कहां लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। कोई कमेंट? समझ में आया? ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ आज, मे भी कल नहीं होगा, और कल नहीं ही होगा, थोड़ा तैयार कर लूंगा मैं भी। आज बहुत दिन बाद लाइव आने का मौका मिला है, लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है। अगर लगातार आप लोग टेस्ट देते रहेंगे और अगर डिस्कशन में कोई दिक्कत होगा तो ऊपर चेक करिए सर। ऊपर चेक कहाँ करें? बात सही है उत्कर्ष वैभव जी, ठीक है। डिक्टेटर इफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी होल्ड अनलिमिटेड पावर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस शब्द को लेकर मैं भी सशंकित हूं, लेकिन मैं आपको इसका सोर्स बताता हूं। सीएपीएफ का एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी ने इसको सही माना है। मैं सोर्सेस के साथ बात कर रहा हूं, यूपीएससी ने इसको, इस स्टेटमेंट को सही माना है। ये कहता है असीमित शक्ति मतलब उतना, असीमित शक्ति के साथ इसको लिमिटेशन जोड़ा नहीं है, ये गलती किया इन्होंने, लेकिन ये बात इन्होंने सही माना है। मैं बोला इस शब्द में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उदार लोकतंत्र में इस बात को सही माना गया है, लेकिन असीमित शक्ति वहीं तक है जहां की दूसरे की शक्ति प्रभावित नहीं होते। ये बात को आप नोटिस करके चलिए, और इसी बात को शायद इन्होंने सही माना है, ठीक है। ओके ओके, हाँ, इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं आज। ये शब्द मुझे भी मतलब थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन आप इसको इस तरफ समझिए कि असीमित शक्ति का मतलब यहाँ ऑटोक्रेसी से नहीं है, राजतंत्र से नहीं है। यहाँ मतलब है कि सरकार को इतना पावर दिया गया है कि वो अपने कार्यों को करवा सके, कर सके, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी नहीं बोल रहा है ना। अब देखिए असीमित शक्ति किस परिप्रेक्ष्य में? राजनीतिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, कि आप इसका उपयोग राजनीतिक हितों के लिए कर सकते हैं, हितों के लिए कर सकते हैं, ठीक। तो शायद इसी संदर्भ को लेकर सही माना गया, लेकिन ये कंट्राडिक्टरी वर्ड है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। पोटेंशियली अनलिमिटेड, हाँ बिल्कुल सही, आपने यहां भी देखा। संभावित शब्द भी प्रयोग किया है, इस शब्द को भी ध्यान हम लोग रखेंगे। लेकिन संभावना में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ना 4-5 प्रकार का संभावना दे सकता है, लेकिन ये शब्द जुड़ने पर इसको और ज्यादा ऑथेंटिक कर देता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज हमारा डिस्कशन समाप्त हुआ हो और आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला। डेली टेस्ट का यह शेड्यूल आपको बस रहना होगा, और हम भी रहेंगे। प्रॉब्लम है आज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, आधा घंटा परेशान रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे तो और अच्छा करेंगे। ये पहला दिन है, थोड़ा सा डिस्कशन में डिले हुआ है, अगला दिन से टाइम पर आएंगे। और अगर आपको क्लास में किसी बच्चे को आपको लगे कि सर इस पर विशेष डिस्कशन करें, तो आप उनको पहले ही व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारा 22 क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता है। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।